वेल्थ क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वेल्थ क्रिएट करना कोई जादू की छड़ी नहीं है। 3 सिंपल फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान वो क्या वेल्थ क्रिएट कर सकता है? महीने का सिर्फ 5,000 रुपए ही आप बचाना शुरू कर देते हैं तो 20-25 साल के डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हैं तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। एफडी में पैसा रखना चाहिए? अगर चैन से सोना है तो एफडी में पैसा लगाइए, लेकिन अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो। म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स, इनमें से क्या चूज करना चाहिए? म्यूचुअल फंड एक जीपीएस लगी हुई गाड़ी है जो आपको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। सेव एक लॉन्ग टर्म विजन में वेल्थ क्रिएट करती है। ये बहुत बड़ी ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप रेगुलर मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मंथली इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कर दीजिए। पैनिक आता है मार्केट में तो हमें क्या करना चाहिए? क्रैश इन स्टॉक मार्केट एक अमेरिका की ब्लैक फ्राइडे सेल की तरह है। आम इंसान को क्रिप्टो करेंसी में कितना पोर्टफोलियो अपना ऐड करना चाहिए? तो लॉस भी हो गया तो आप पार्टी में उसका जोक कर सकते हैं कि यार इतना लॉस कर लिया, कोई बात। कर्ज लेना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? घर लेने वाला जो एक डिसीजन होता है ये इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन कम और एक इमोशनल डिसीजन ज्यादा होता है। पंजाब के बिजनेस ओनर्स को वेल्थ ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टैक्स से बहुत डरते हैं तो इसे करके हम ये चाहते हैं कि भाई हम टैक्स भी ना दे और हमारा पैसा भी बढ़े। इंडियन और एक एनआरआई दोनों के पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी सेम होनी चाहिए या अलग? फ्रीली अलाउड है एक एनआरआई को इन्वेस्टमेंट करने। इंडियंस फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे मेजर फाइनेंशियल मिस्टेक क्या करते हैं? हम लोग क्योंकि इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं तो इस करके हम फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को साइड पे रख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई सीए पुनीत ओबराय, जिनसे हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन की टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो आपको हेल्प करेगी वेल्थ क्रिएट करने में, जनरेशन वेल्थ करने में और टैक्स प्लानिंग में भी। तो स्वागत करते हैं सीए पुनीत ओबराय का। थैंक यू सर। आज के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, वेल्थ क्रिएट करना कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें 3 सिंपल फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने जरूरी है। अर्न, सेव, इन्वेस्ट। वेल्थ तभी क्रिएट होगी जब आपकी कैपिटल के ऊपर गेन आएगा आपको। तो अगर आपकी कैपिटल के ऊपर गेन नहीं है और आप अगर सेव करके इन्वेस्ट नहीं करते तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। इसलिए टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, वेल्थ जरूर बनेगी डिसिप्लिन के साथ। ओके, एक आम आदमी के लिए कितनी परसेंटेज सेव करना चाहिए और कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए? एक फॉर्मूला ओवर द एजेस डिवाइस किया गया है और जनरली ये फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं 50-30-20 रूल। किसी भी आम आदमी के लिए अगर हम उसके सारे के सारे पैसे को डिवाइड करें तो लगभग 50% का उसका पैसा ऐसा होना चाहिए जो उसकी नीड्स पे खर्च होना चाहिए। ओके, 30% का पैसा उसका ऐसा होना चाहिए जो उसकी वांट्स पे खर्च होना चाहिए, जो वो चाहता है करना। ट्रिप लगाना है, प्लेजर ट्रिप है, जोमैटो है, सारी चीजें अपने करने। 20% का पैसा जो है वो कम से कम इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए अपनी ओवरऑल इनकम में से। लेकिन वो हर एक के हालात के हिसाब से है, और अगर आपने मुंबई में किराए पे अगर आप रहते हैं तो मेरे ख्याल से रेशो उल्टी भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो 20% कैटेगरी में भी आते हैं। जी। तो उनके लिए जो वेल्थ क्रिएट करने का जो सस्टेनेबल वो क्या है? जो एक फॉर्मूला ये 50-30-20 का दिया गया है, एक आइडियल सिचुएशन का है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये 20% को हम जितना इंक्रीज कर सकते हैं उतना इंक्रीज करें। अगर हम इस 20% को 30% पे ले आए तो और बढ़िया बात है, वो जल्दी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप इस रेशियो को ठीक कर लेंगे और इम्प्रूव कर लेंगे, 20 को 30 पर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 20 से 30 तक ले जाएं, दैट इज गुड इनफ। बिकॉज सिर्फ पैसा सेव नहीं करना चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी भी बहुत जरूरी है। सो 20-30% का पैसा अगर आपकी रेगुलर जो इनकम है उसको आप अगर आप सेव करके इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कैपिटल और वेल्थ क्रिएट हो सकती है। राइट। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमें क्या चाहिए? सेविंग, इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन। देखिए, मुझे लगता है कि बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना सेविंग्स भी होंगी तो बहुत जल्दी वो एक फ्रिज में रखा हुआ रसगुल्ला है, किसी समय भी वो उठा के मुंह में डाला जाएगा और खत्म हो जाएगा। और बिना डिसिप्लिन के अगर इन्वेस्टमेंट भी है तो किसी टाइम के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर लिया जाएगा। राइट। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, बट डेफिनेटली सेविंग और इन्वेस्टमेंट साथ के साथ चलेंगी। डिसिप्लिन के बिना ये दोनों बेकार है। तो डिसिप्लिन को आप कैसे डिफाइन करते हो? किस चीज में डिसिप्लिन रहना चाहिए? डिसिप्लिन आपकी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, आपके रेगुलरिटी में होना चाहिए। अगर आप कोई चीज की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट करने का आपने कोई टारगेट रखा हुआ है, कोई गोल रखा हुआ है, उसको कंसिस्टेंटली, उसको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है।
राइट। और जब आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली इस वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि जो आपके टाइम के साथ जो आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है आपके वेल्थ के ऊपर वो बहुत ज्यादा आएगा, राइट। और तभी आप अपनी वेल्थ क्रिएट अच्छे से कर पाओगे। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? देखिए, सेविंग्स में तो लोग तो ये कहते हैं कि सेविंग्स जो है वो हमने जैसे मैंने 50-30-20 रूल आपको बताया, 20% अपना सेव कर लिया। सेव में तो बहुत सारी आती है, लोग एफडी में पैसा रख लेते हैं, पीपीएफ में पैसा रख लेते हैं, और अपनी जगह पर घर पे कैश रख लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की जाए जहां पर ये पैसा ग्रो हो। तो अगर आपने पैसे को ग्रो करना है तो आपने इन्वेस्ट करना है। पैसे को सेव करने का मतलब ये है कि आपने बचा के रख लिया। पैसे को बचा के रख लेना और उसको बाद में उस काम पे लगा देना, यही फर्क है सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। राइट। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान वो क्या वेल्थ क्रिएट कर सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से तो आप देखिए कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं वेल्थ क्रिएशन को, और महीने का सिर्फ 5,000 रुपये ही आप बचाना शुरू कर देते हैं, और 12% की रिटर्न जो कंपाउंडेड है उसी को अगर हम एस्टिमेट लगा के चल पड़े, तो आप देखिए कि लगभग 20 से 25 साल में 5,000 रुपये कुछ नहीं होता। आप एक बार डिनर करने जाते हैं, एक पिज्जा पार्टी करते हैं, 5,000 आपका खत्म हो जाता है। राइट। तो 20-25 साल के डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हैं तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। राइट। तो इस करके 5,000 हो या 500 हो, डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो 18 साल के हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, जब अपना डिसीजन लेना शुरू करते हैं, तो वो 50-30-20 रूल को जिस भी तरीके से अप्लाई करिए। आप 5,000 कमाते हैं, 1,000 रुपये सेव कर सकते हैं, तो चाहे 1,000 से शुरू करिए, चाहे 500 से शुरू करिए। राइट। डिसिप्लिन रखिए, वेल्थ क्रिएट होगी। राइट। तो अगर कोई भी वेल्थ क्रिएशन में स्टार्ट करना चाहता है उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? पहला स्टेप, उसको अपनी गोल सेटिंग करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको अपना गोल और अपने आप को जानना जरूरी है कि मेरे माइलस्टोन जिंदगी के क्या है, मेरे को कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, और मेरे को किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है। जब तक आप ये असेस नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं पढ़ पाओगे, तब तक आप अपनी गोल सेटिंग नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी गोल सेटिंग करिए, अपना माइंड क्लियर करिए, और अपनी वेल्थ के हिसाब से, अपने गोल जो वेल्थ के हैं उसके हिसाब से अपनी अमाउंट को डिटरमाइन करिए कि मेरे को कितना अमाउंट साइड पे रखना है उसको वेल्थ क्रिएट करने के लिए। राइट। उसी के हिसाब से अपनी वेल्थ क्रिएट होगी। गोल क्या हो सकता है? गोल आपके कुछ भी हो सकते हैं। आपकी एक करियर हो सकता है, आपकी स्टडीज हो सकती है, आपका मेजर इवेंट ऑफ लाइफ हो सकता है, आपकी रिटायरमेंट भी आपका एक गोल हो सकता है। ये 20 साल का बच्चा ये सोच सकता है कि मेरे को 45 साल के अंदर रिटायर होना है, मेरे को 50 साल में रिटायर होना है। तो आपके गोल्स आपकी सोच के हिसाब से आपके डिटरमाइन हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके के गोल्स हो सकते हैं। राइट। पर आपको गोल्स आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है। इफ यू फील लाइक दैट यू वांट टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 40 और एट द एज ऑफ 50, तो आपका एक वो गोल भी हो सकता है। राइट। इसी तरीके से गोल सेटिंग होनी चाहिए। आपने अभी बोला कि सेविंग के टॉप में हम लोग एफडी भी बनाते हैं। एफडी तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता है जी। तो क्या हमें इन्फ्लेशन एफडी में पैसा रखना चाहिए या उससे इन्फ्लेशन बीटिंग ऑप्शंस कोई और चूज करनी चाहिए? जी, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चैन से सोना है तो एफडी में पैसा लगाइए, लेकिन अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना होगा। म्यूचुअल फंड्स, आपने कहा उसमें एक लाइन आती है रिस्क टू मार्केट कैपिटल। यस। उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कितना जरूरी है? देखिए, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। आप ये देखते हैं कि क्या वो इन्वेस्टमेंट पुराने सालों में उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड रही है, उसकी जो हिस्ट्री रही है, वो किस तरीके से जाती है। आप ये मान लीजिए कि एक बकेट है जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। कुछ स्टॉक्स रिस्की हैं, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। जब आप एक एक चीज को पिक करते हैं तो आपकी चॉइसेस गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जब एक बकेट को आप चूज करते हैं जिसके अंदर मिक्स है और वो अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी एक्सपीरियंस के साथ बकेट बनाई जाती है, तो उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में अल्टीमेटली कोई लॉस नहीं होता कभी। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो आपके सिलेक्शन और आपके टेस्ट के हिसाब से, बट लॉस के चांसेस म्यूचुअल फंड में नहीं रहते हैं। ओके। जैसे आपने कहा म्यूचुअल फंड में लॉस के चांसेस बहुत कम है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही होता है? जी, देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो जैसे आप टाइम टू टाइम अपने गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे जरूर देखिए, लेकिन कुछ टाइम उसको जरूर दीजिए। मैं ये पर्सनली मानता हूँ, मतलब लोगों की अलग राय हो सकती है,
कि आप जब भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कम से कम 3 साल का टाइम जरूर दीजिए ओके। परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको एवरेज रिटर्न देता है। और एवरेज रिटर्न का मतलब है कि ये कभी पोर्टफोलियो आपका नीचे भी जाएगा, पोर्टफोलियो कभी आपका ऊपर भी जाएगा, राइट। लेकिन एवरेज आपको अच्छा देगा। लेकिन अगर आपका होराइजन 3 साल से भी नीचे है तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड फिर आपको सूट नहीं करेंगे, फिर आपका होराइजन कम है। गोल्स हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं, वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनेगी, शॉर्ट टर्म में आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्विक बक्स बनाने वाला काम नहीं हो सकता। राइट। तो आपने बोला भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बनना है, मोस्टली लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जी, डाइवर्सिफिकेशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए? देखिए मैं ये मानता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वो कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही जगह पे सारा पैसा लगा देना वो भी ठीक नहीं है। और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। आपके इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आपके डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है, उसमें बाकी सारी ऑप्शंस भी होती हैं। तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिसके अंदर सभी की प्रेजेंस रहनी चाहिए। गोल्ड बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है पोर्टफोलियो के अंदर, मेरी पर्सनल फीलिंग। और आजकल तो लोग ज्यादा इसको फील करते होंगे क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर लगभग 40% की रिटर्न दी, राइट। लेकिन वो अच्छा कुशन देता है। और ये स्टॉक मार्केट का इन्वर्सली चलता है। स्टॉक मार्केट ऊपर है तो गोल्ड नीचे आता है, अगर स्टॉक मार्केट नीचे है तो गोल्ड ऊपर चले जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा शॉक अब्जॉर्बर है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ गोल्ड की बात करी, और क्या क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड के अलावा आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी बहुत ही आपकी लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है। एक गोल्डन रूल जो लोग मानते थे वो लगभग 3 से 6 महीने का आपका जो इनकम है, जो सेविंग्स है, वो आपके पास लिक्विड मनी नहीं होना चाहिए, विच कैन बी योर बैंक अकाउंट। मुझे लगता है बैंक अकाउंट में भी अगर पैसा है तो ऑटो स्वीप के साथ होना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा इंटरेस्ट अर्न करे, या आपकी एफडी में होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आजकल जिस तरीके से पूरी मार्केट और जिस तरीके से सेबी ने इसको बड़ा डायनेमिक बना दिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, 2 महीने की इनकम इज गुड अनफ। बिकॉज आज अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को या स्टॉक मार्केट में किसी को लिक्विडेट करने जाते हो तो लगभग 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। T+3 में पैसा आपके अकाउंट के अंदर है, तो वो लिक्विडिटी ऑलरेडी है आपके पास अगर आप लेना चाहें तो। एटलीस्ट 2 महीने की लिक्विड मनी, इमरजेंसी फंड भी बहुत जरूरी है। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से आप बाकी पोर्टफोलियो के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ इज ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव गॉट लेसर रिस्क एपिटाइट। राइट। एनपीएस कैन आल्सो बी ए गुड ऑप्शन, जो लोग अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर हैं, दे वांट टू प्लान देयर रिटायरमेंट। सो देयर आर सर्टेन पीपल हु वांट टू हु हैव देयर ओन सिस्टम जिसके अंदर वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है उनको। पर मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में पैसा थोड़ा कम लगना चाहिए। सर इसका आइडियल रेशो, एक इक्विटी, डेप्थ और गोल्ड और रियल एस्टेट। जी जी जी, देखिए मुझे लगता है कि एक इसका एक गोल्डन रूल ये है कि 100 में से आप अपनी एज लेस कर दीजिए, उतना पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में होना चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल आप 30 ईयर्स के हैं, 100 में से 30 को लेस कर दीजिए तो 70% आपकी इक्विटी में है। जैसे जितने आप यंग हैं आपके रिस्क एपिटाइट आपकी ज्यादा है। राइट। जैसे आप एज करते जाते हैं तो आप रिस्क कम लेते हैं। तो ये एक रूल जो है, ये एक फंडा है बेसिकली, ये बना दिया जाता है। बट अगर आप उस फंडे को फॉलो करें 100 माइनस 50 तो 50% इक्विटी में रहे, बाकी आप बाकी सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं, एक ऑप्शंस में डाल सकते हैं। इतना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आपको आइडियल होना चाहिए। म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स, इनमें से क्या चूज करना चाहिए? कई लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है म्यूचुअल फंड को चूज करने में और फिर वो जंप कर जाते हैं इक्विटीज के अंदर। उनको लगता है कि इक्विटीज के अंदर भी आप बहुत मास्टर हो चुके होते हैं। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि म्यूचुअल फंड एक जीपीएस लगी हुई गाड़ी है जो आपको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, और स्टॉक्स जो हैं वो फॉर्मूला 1 की फेरारी है जो कहीं पे भी क्रैश कर जाएगी। तो इस करके जो हाई रिस्क है वो स्टॉक्स में है। राइट। म्यूचुअल फंड आपको गाइडेड ड्राइविंग देता है, आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए सही रास्ते में अप्स एंड डाउन से बचाते हुए, एवरेज जाते हुए आपको पहुंचा देगा। और अगर आप बहुत ही एडवेंचरस हैं और फॉर्मूला 1 की फरारी चलाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। म्यूचुअल फंड में आपने काफी फोकस करा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखिए म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के साथ म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन करिए। जैसे अगर आपने इक्विटीज में लगाना है और आप ज्यादा समझ नहीं रखते हैं मार्केट की, किस तरीके से आपको मार्केट में कौन से आइटम में डालना है, किस में नहीं डालना, तो आप एक फ्लेक्सी फंड के अंदर आप डाल सकते हैं जिसमें आप फंड मैनेजर के ऊपर आप अपना फेथ रिपोज करिए
वो अपनी समझ के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में डाल सकता है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी समझ है कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, तो मुझे लगता है कि कुछ पैसा आपका मिड कैप में लगना चाहिए, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में और थोड़ा पैसा लार्ज कैप में। इसकी डाइवर्सिफिकेशन करके म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। राइट। तो इसमें जो मेरा क्वेश्चन था ना, इसमें लगाना कैसे चाहिए? वन टाइम लगाना चाहिए या रेकरिंग सिप में लगाना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है और कब है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है और आप 1 करोड़ के फंड को तो एफडी में रख देते हैं और आप कहते हैं कि मैं निकालूंगा उसमें से 500-500 रुपए करके या 5,000 करके अपने सिप में लगाऊंगा, तो वो पैसा सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम्म। आप जिस तरीके से कमा रहे हैं, जिस तरीके से फंड की अवेलेबिलिटी है, उसी तरीके से इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास लमसम मनी है तो कुछ लमसम स्टॉक में जरूर करिए, क्योंकि उसका उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। ओके। और अगर आपके पास लमसम पैसा नहीं है और आप अपनी रेगुलर इनकम जो आप कमाते हैं उसमें से पैसा सेव करना चाहते हैं, तो मंथली सेविंग को साथ में आप अपना के चलिए, जैसे हम सिप बोल सकते जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास फंड्स किस तरीके से हैं, उसको यूज करना चाहिए। पैसा लमसम में ज्यादा बनता है, सिप में पैसा कम बनेगा, सिप में पैसा कम बनता है लमसम के मुकाबले। एज कम्पेयर टू लमसम। यस, बट क्या सिप एक लॉन्ग टर्म विजन में वेल्थ क्रिएट करती है? बिल्कुल करती है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप 5,000 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप ये 10,000 रुपए की अमाउंट को भी ले लीजिए। 10,000 रुपए आप अपने पास सेविंग करते हैं, 12% की आप कैगर के साथ, अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न के साथ आप लेके चलते हैं, तो आप 2 करोड़ रुपया बना लेते हैं। और इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, क्या है कि आपके पास इनकम आपकी ग्रो करती है। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप ज्यादा अर्न करते हैं, अपने पास रिसोर्सेज ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो ये जरूरी है कि अपनी आप इन्वेस्टमेंट को भी स्टेप अप करें। तो एक ये बहुत बड़ी ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप रेगुलर मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मंथली इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कर दीजिए। स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप, जैसे आप मान लीजिए पहले महीने के अंदर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपए डाल रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मेरी ग्रोथ हर साल के साल 10% के करीब तो होती है इनकम की और रिसोर्सेज की, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को भी हर साल 10% से बढ़ा देगी। और इसको स्टेप अप कहते हैं कि हर साल 10% का ऊपर का स्टेप, हर साल 10% ऊपर का स्टेप, जिससे आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आप अपनी गोल पे पहुंचेंगे, वेल्थ क्रिएशन के पास पहुंचेंगे, तो जो आपकी बेसिक अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की थी और जो स्टेप अप करते हुए अमाउंट के ऊपर आप पहुंचे, उसमें बहुत बड़ा गैप पाएंगे आप। राइट। वेल्थ बहुत अच्छी बन जाएगी। राइट। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है जी। म्यूचुअल फंड भी डिजिटल है जी। आजकल गोल्ड भी डिजिटल हो गया जी। तो गोल्ड डिजिटल रखना चाहिए कि फिजिकल? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि मैं ये पर्सनली मानता हूं कि हर एक पोर्टफोलियो में गोल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये गोल्ड बहुत जरूरी। लोग 10% के क्वेश्चन को मानते हैं कि ये गोल्ड 10% का होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 10 से 20 के बीच में भी अगर गोल्ड होगा तो कोई बुरी बात नहीं है आज के सिनेरियो में, क्योंकि रेयर मेटल है, ग्रेजुअली इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं और जिस तरीके से मार्केट प्रोडक्शंस आ रही हैं, ये और बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम। एक बात। दूसरी बात, अब अगर ये बात हम करें कि क्या डिजिटल और फिजिकल, मैं इस हक में हूं कि फिजिकल गोल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गोल्ड हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। और कभी भी आप ज्वेलरी के फॉर्म में अपने पास गोल्ड मत रखिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेकिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। गोल्ड को फिजिकल रखने में आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली लगती है, आपकी ल्यूक्रेसी होती है, या आप उसको अपने पास रखें, निग रखें, बट उसको संभालना, उसके सिक्योरिटी इश्यूज, इसमें बहुत सारी थ्रेट्स होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये मानता हूं कि डिजिटल रखें। और अगर आप बात चली है गोल्ड की और डिजिटल में भी, तो मैं ये मानता हूं कि इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड के अंदर, वो सरकार ने पीछे जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए थे, राइट, उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, जिसमें आप डिजिटल फॉर्मेट में गोल्ड भी खरीद लेते हैं, फिर आपको 2.5% पर एनएम के हिसाब से आपको हर 6 महीने के बाद उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज भी मिलता है, जो आजकल लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर ब्याज है। और जब आप इसकी मेच्योरिटी ले लेंगे 8 साल के बाद, तो उसके ऊपर का कैपिटल गेन भी टोटली एग्जम्प्ट और माफ है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए सरकार ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को बंद किया हुआ है, वो अभी वो इशू नहीं करे, पीछे लगातार इशू किए थे। तो मुझे लगता है कि दोबारा से इशू किए जाएंगे, पर अगर ये इशू होते हैं तो मुझे लगता है इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो आपने कहा कि डिजिटल गोल्ड रखना चाहिए जी। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ज्वेलरी रखना चाहते हैं, जहां पे ये एक इमोशनल डिसीजन कभी कभी
ओवरकम नहीं कर देता? डेफिनेटली देखिए क्या है कि हम लोगों के अंदर, परिवारों के अंदर हम बड़े इमोशनल बॉन्डिंग के साथ रहते हैं। कुछ हमारे वो पंजाबियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि कुछ साड़ी दाज की ज्वेलरी है, कुछ हमारी वरी की ज्वेलरी है, कुछ मैंने अपने बहू के लिए बनानी है, मैंने कुछ अपने इस पर्पस के लिए बनानी है, दोते के लिए, पोते के लिए, नाती के लिए हम इसको बना के रखते हैं। फिर बुजुर्गों में अभी इतनी नॉलेज नहीं होती थी तो वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो वो हमेशा कहते थे हम अभी खरीद के रख लेते हैं, कल वो सोना और महंगा हो जाएगा। जो लाइफ इवेंट प्लान किए हुए हैं, ना कोई हमारे अपने परिवारों में शादियां बिना सोने की हो सकती हैं, ना कोई बड़ा इवेंट हो सकता है, किसी की मुंडन है तब सोने की चेन देनी है, कुछ भी। तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत है। पर मुझे लगता है कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ डीप थिंकर भी है। अगर हम आज सिर्फ गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने लाइफ इवेंट के ऊपर उस गोल्ड को यूज करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आज ज्वेलरी बना कर रख लें और उस लाइफ इवेंट के बाद क्या वो ज्वेलरी का डिजाइन भी हमारे को एक्सेप्टेबल रहेगा, क्योंकि तब आप उसको तोड़वा के दोबारा बनवाओगे किसी और पर्पस देने के लिए, मेकिंग चार्जेस में ही सारी इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। राइट। डिजिटल गोल्ड को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो डिजिटल गोल्ड आपको ज्यादा वैल्यू देगा बिना मेकिंग चार्जेस के। राइट। तो मुझे लगता है आज की जनरेशन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सोच पा रही है, नॉलेज बहुत ज़्यादा आ रही है, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वी आर प्रोएक्टिव। द न्यू जनरेशन वुड ऑलवेज प्रेफर इनटू डिजिटल गोल्ड। राइट। और उसको लेना शायद ज्यादा इजी है। यस, इजी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि गोल्ड के ईटीएफ आ गए हैं हमारे पास, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ गए हैं। आप जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप उस तरीके से गोल्ड के अंदर ईटीएफ को खरीद लीजिए। ईटीएफ जो है वो गोल्ड के प्राइसेस के साथ साथ ही चलता है, ऊपर नीचे होता है। तो आपने अगर एक गोल्ड का ईटीएफ खरीद लिया, या आप कह रहे हैं कि गोल्ड के 1 ग्राम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करके देख लिया, तो वो लगभग बराबर है। इसी तरीके से गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं जो मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहां तक अब बात चली है सिर्फ मेटल्स की या गोल्ड की, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट में कि चमकती है सुनहरी चीज, तो इसीलिए लगाव ज्यादा है। पर सिल्वर को भी हम ना इग्नोर करें। सिल्वर भी अपने आप में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है और वो गोल्ड से ज़्यादा पीछे नहीं है। ये भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत बेनिफिट देगा। तो आप गोल्ड ईटीएफ में भी लगा सकते हैं, सिल्वर ईटीएफ में भी लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या कभी गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं आ सकता? आ सकता है, मतलब देखिए ऐसा है कि प्रेडिक्शंस कभी किसी चीज़ की नहीं की जा सकती, पर क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंटली एक रिटर्न्स देखनी होती है। अगर मैं बात करूं पिछले 25 साल में गोल्ड की जो रिटर्न्स हैं, तो गोल्ड की रिटर्न्स लगभग 10% 11% के करीब रही है, वो इतनी एग्जॉर्बिडेंट रिटर्न्स नहीं रही। अभी हमारे को पिछले 1 साल के अंदर लगभग 40% की रिटर्न नजर आ रही है। और वो 40% की रिटर्न इस करके नहीं है कि गोल्ड के अंदर अचानक सप्लाई कम हो गई है या गोल्ड मिलना बंद हो गया या उसकी सोने की खदानें बंद हो गई हैं। गोल्ड के प्राइसेस ना सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलती हैं। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी हुई, ग्लोबल वॉर्स चल रही हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, उधर यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, इधर इजराइल के साथ कुछ टेंशन हो गई, उधर अमेरिका में ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स लगा दिए, तो हर जगह पे सेंटिमेंट्स जहाँ पे खराब होते हैं, तो सबसे पहले जो एक इंसान है इन्वेस्टर, वो गोल्ड की तरफ भागता है। राइट। कि दुनिया चाहे खत्म हो जाए, गोल्ड जो मेरे पास है ना उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी, वो एटलीस्ट जहां पर आके टिक गया वो उतना पैसा मेरे को मिल जाएगा। तो ये जो पैनिक जब होता है, अनसर्टेनिटी होती है, उसमें परचेजिंग ज्यादा होती है गोल्ड की, तो प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है इसमें प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई है, इसमें करेक्शन भी आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा, ये नुकसान नहीं करेगा। अभी आपने वर्ड यूज करा पैनिक सेलिंग। यस। तो जब पैनिक आता है मार्केट में तो हमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए कि और बाइंग करनी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है कि यहीं पे ही सारी स्टॉक मार्केट की गेम है। लोग फियर के साथ रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर नहीं जाता है, और क्योंकि वो अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करता है और लोगों को आदत भी है कि रोज रोज उसको मॉनिटर करते हैं। तो जैसे ही कुछ गिरावट आती है, देखते हुए तो अच्छा लगता है, ऊपर बढ़ते हुए गिरावट आती है तो एक पैनिक हो जाता है कि पता नहीं मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी बचेगी कि नहीं बचेगी। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि क्रैश इन स्टॉक मार्केट एक अमेरिका की ब्लैक फ्राइडे सेल की तरह है। जिस तरीके से ब्लैक फ्राइडे सेल एक जाती है और लोग पागलों की तरह दुकानों पे चले जाते हैं परचेजिंग करने के लिए, ये क्रैश को ब्लैक फ्राइडे सेल माननी चाहिए। इसमें बाइंग ऑप्शन ही है, सेलिंग ऑप्शन नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें बाय करेगा, एक जो आम इन्वेस्टर जो सेल करेगा वो कभी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि क्रैश इज द बिगेस्ट बाइंग ऑप्शन। मैं आपको छोटे से एग्जांपल था, मार्च 2020 के अंदर जब कोविड आया था तो हमारा निफ्टी क्रैश होकर 7500 रुपए तक पहुंच गया, और वो 7500 का फॉल जो था वो 40% का फॉल था।
अचानक 40% का फॉल आया। राइट। और 40% का फॉल इस करके नहीं आया कि अचानक कोई चीज नीचे से उड़ गई, वो पैनिक सेलिंग थी। लोगों ने सोचा कि पता नहीं दुनिया ही खत्म हो जाएगी, अब तो दुनिया बचेगी ही नहीं। जो पैनिक इन्वेस्टर थे, नर्वस इन्वेस्टर थे, उन्होंने ताबड़तोड़ सेल करना शुरू कर दिया। मार्केट गिरती गई और 7500 तक पहुंच गई। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने उस 7500 के पॉइंट के ऊपर ही माल उठाना शुरू किया। और आप देखिए कि वो मार्केट आप 3 साल के अंदर, 4 साल के, 3.5 साल है, आज हम 25,000 के आसपास टच कर रहे हैं। वो 7500 2020 के अंदर थी। जिसने 7500 के पॉइंट के ऊपर परचेजिंग कर ली होगी, आज वो कहाँ पे पहुंचा होगा? वो लगभग 4 गुना, 3.5 गुना पैसा अपना कमा चुका होगा, बना चुका होगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि पैनिक बाइंग सेलिंग क्रैश के अंदर, पैनिक के टाइम पे बाइंग ऑप्शन ही सबसे बड़ी ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं हमें पैनिक जब आता है मार्केट में, तो उसके लिए हमें कैश रखना चाहिए। जी, मैं लगता है कि कुछ कैश आपके पास जरूर होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इस समय कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास कैश रिजर्व ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। सो दैट दे आर बेसिकली वेटिंग कि जैसे ही कुछ क्रैश कहीं पे आएगा तो अचानक हम पैसा बीच में डाल देंगे, उसको उठा लेंगे। तो कुछ कैश रिजर्व आप अपने पास रख सकते हैं, और वो रखना भी चाहिए फॉर बाइंग एट द टाइम ऑफ क्रैश और पैनिक। और ये आपको टाइम टाइम पे स्टॉक मार्केट जो है ना, ये ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज देती है। ये लगातार, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, अचानक गिरा 1 या 2 दिन के लिए, खटाके के गिरा। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, अचानक 1 दिन के लिए मार्केट क्रैश हुई, आपको तब अपॉर्चुनिटी मिली। अचानक टैरिफ लगा तो आपको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आपको थोड़ा सा इफेक्ट नजर आया, उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा रिकवर कर लिया। तो बार बार आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन अगर आपकी जेबें ही खाली हैं तो आप खरीदेंगे क्या? बेसिकली जब हम अभी रिस्क की बात कर रहे हैं, जी, मार्केट में क्रैश आ गया, पैनिक आ गया, कोई एक्सटर्नल कोई न्यूज़ ने इफेक्ट कर दिया, तो हमें जो रिस्क मैनेजमेंट है कितने फ्रीक्वेंट देखना चाहिए? देखिए जैसे मेरे को लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। इसको ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी इन्वेस्टमेंट क्रैश में और पैनिक में बंद नहीं करनी चाहिए। सिप को बंद मत करिए, क्योंकि एवरेज आपका तभी होगा जब आपने पीक में भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, जब अच्छा चल रहा था तो आपने सोचा नहीं, पैसे को जाने दिया, इन्वेस्टमेंट करने दिया। और जब नीचे मार्केट आई और तब आपने अगर पैसे को रोक लिया तो आप अपने एवरेज रिटर्न्स को ले नहीं पाएंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं तो लगभग 3 साल का होराइजन लेके चलिए। 3 साल के अंदर पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको चर्निंग करनी है अपने पोर्टफोलियो की, 3 साल की रिटर्न्स जो होती हैं वो लगभग आपको एवरेज देते हैं कि फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, वहां पे चर्निंग करिए, उससे पहले करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी टाइम टू टाइम आप अच्छी सिलेक्शन करिए, पर आप रोज देखते रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने अच्छे सही डिसीजन ले नहीं पाएंगे। 5 या 6 महीने का टाइम जरूर दीजिए किसी स्टॉक को अपने एवरेज आउट करके परफॉर्मेंस देने का। और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत रिसर्च और स्टडी वाला काम है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ स्टॉक्स अचानक नीचे रहेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है। जब ये आईपीओ इसका आया था, वो इतना हाइप होके आया था, ये 500 रुपए की जो प्राइस थी वो लगभग 1200 रुपए के ऊपर लिस्टिंग हुआ। आज शायद 660 या 70 के ऊपर आज वो चल रहा है, आज वो बहुत नीचे है। और मार्केट बहुत ऊपर भी चलती है तब भी ये नीचे ही रहता है, राइट। टाटा मोटर्स का स्टॉक अब थोड़ा नीचे है, हल्का हल्का चलना शुरू हुआ। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो वो अंडरलाइंग स्टॉक है, वो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं वो इतना भागते हैं वो बाकी को पीछे छोड़ देते हैं। तो स्टॉक बहुत रिसर्च और स्टडी वाला काम है। फंडामेंटली टाटा से बढ़िया कोई कंपनी नहीं हो सकती, ग्रुप नहीं हो सकता। तो बहुत स्टडी वाला काम है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है। आज का जो मेन टॉपिक है ना, जो जेनजी के लिए, वो है क्रिप्टो करेंसी, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। एक आम इंसान को क्रिप्टो करेंसी में कितना पोर्टफोलियो अपना ऐड करना चाहिए? देखिए मेरे को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली कैसीनो प्लस हाइप। ये कैसीनो है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है और उसकी हाइप भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि हमको दिखता है वो ऊपर उड़ते हुए, नीचे गिरते हुए, और अचानक आप सही पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेरा पर्सनली मानना ये है कि क्रिप्टो करेंसी में उतना पैसा लगाइए जिसमें अगर आपको लॉस भी हो गया तो आप पार्टी में उसका जोक कर सकते हैं कि यार इतना लॉस कर लिया, कोई बात, इसमें ज्यादा पैसा मत लगाइए कभी भी क्रिप्टो करेंसी। आप इसको हाई रिस्क मानते हैं? बहुत हाई रिस्क मानता हूँ, वेरी हाई रिस्क। हाई रिस्क तो आजकल पैनी स्टॉक्स भी है। हाँ, पैनिक स्टॉक भी है, और मुझे लगता है कि पैनिक स्टॉक भी अपने आप में एक गैम्बल ही है। मैं दोनों को बहुत ज्यादा देखो, मल्टी बैगर और पैनिक स्टॉक इसको निकालना मार्केट से ये आसान काम नहीं है। और अगर हम कहें कि कुछ लोगों ने मल्टी बैगर निकाल ली है, उसके अंदर से बहुत मोटा पैसा कमा लिया, तो ये सभी नहीं कर सकते हैं, मतलब। और कईयों की तो लक भी है, किस्मत भी है, ये लॉटरी है एक तरीके की।
आपकी निकलती कि नहीं निकलती। कई लोगों ने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब विद डिस्क्लेमर, डेफिनेटली कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं। सुजलॉन एक बहुत लोगों के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ। वो बहुत नीचे गिर गया, 1 रुपए से भी नीचे जाके चले गया और बहुत ज़्यादा डेट में कंपनी आ गई। अल्टीमेटली एक मैनेजमेंट चेंज हुई तो कहीं से उसको डेट से बाहर निकाल दिया, उसमें ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। आज लगभग 70 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास एक वो टच करके 80-85 रुपए भी गया, तो वहां पर आकर वो दिख गया। तो जिन लोगों ने वो 1 रुपए में इन्वेस्ट किया होगा, आप मान लीजिए, सोच लीजिए, तो वो 80 गुना पैसा उसका हो गया। तो मल्टी बैगर कई कई बार मार्केट से निकलते हैं, पेनी स्टॉक निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो उतना पैसा जिसके गंवाने का आपको दर्द ना हो, उतना पैसा ही सिर्फ पेनी स्टॉक में, क्रिप्टो में। राइट। वेल्थ क्रिएशन में इंश्योरेंस का कितना इंपॉर्टेंस? मैं ये कहूँगा कि इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक योर कार सीट बेल्ट। जैसे आप कार में ड्राइविंग करते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं, तो इंश्योरेंस आपकी कार के सीट बेल्ट है। वो आपको सेफली आपके डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचा देगी, लेकिन जल्दी नहीं पहुंचा पाएगी। तो इस Right. करके इंश्योरेंस सिर्फ सेफ्टी के लिए ही बेटर है, आपकी अपनी सेफ्टी। वो आपकी कार नहीं है, वो आपकी ड्राइविंग नहीं है, वो आपको गोल पे नहीं पहुंचाएगी जिस गोल को आप सोचते हैं। वो सिर्फ आपको एक सेफ्टी देगी कि कहीं पे कुछ अनटूवर्ड अगर हुआ आपके साथ सड़क पे चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए, तो आपकी सीट बेल्ट आपको बचा लेगी। राइट। और उसको उसी तरीके से लेके चलना चाहिए। तो इंश्योरेंस को एक हमें एक सेफ्टी की तरह ही यूज करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इंश्योरेंस का काम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के अंदर ही होना चाहिए। इंश्योरेंस सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए ही यूज करनी चाहिए, जो एक कार के सीट बेल्ट की तरह काम करती है। और वो एंडोमेंट पॉलिसीज और मार्केट लिंक पॉलिसीज और इस तरीके के बहुत Unit policies, हाँ। होते हैं, सेल होते हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं लेना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो इंश्योरेंस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए खरीद दीजिए। राइट। म्यूचुअल फंड का काम है आपको एंडोमेंट्स देना या आपको मार्केट में ग्रोथ देना है, रिटर्न्स देना। तो वो पैसा जो आप लगाना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड में लगाइए। दोनों को अलग अलग रखिए चलेगा। राइट। तो सर, वेल्थ क्रिएशन के लिए टैक्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मैं मानता हूँ कि टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टैक्स प्लानिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मान लीजिए, सपोज अगर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है और आप बिना किसी टैक्स प्लानिंग के 2 लाख रुपए का टैक्स दे रहे हैं और आप 8 लाख रुपए अपनी जेब में रख रहे हैं, उसके अंदर से 50-30-20 करके कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप टैक्स प्लानिंग करके उस 2 लाख रुपए को आप 1 लाख रुपए कर सकते हैं, तो आपके हाथ में एक एक्स्ट्रा फंड और एक्स्ट्रा मनी आती है, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट इसको करते हैं आगे, तो आप वेल्थ बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं आगे। इस करके टैक्स प्लानिंग इज मनी सेविंग। जो अर्न है वो तो अर्न आपने 10 लाख कर लिया, जो सेव है वो सेव आपका टैक्स प्लानिंग से भी सेव होना चाहिए। और अगर आप अपना सेव स्मार्टली नहीं कर रहे हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग को प्रॉपरली अपना प्लान नहीं कर रहे हैं और उसमें पैसा गंवा रहे हैं आप, तो अल्टीमेटली आपकी जो गोल्स हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। राइट। गोल्स को और अपने पास लेके आने के लिए टैक्सेस को प्लान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टैक्सेस की प्लानिंग इज एब्सोल्युटली लीगल, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। हमारा लॉ हमारे को पूरी फ्रीडम देता है कि हम टैक्स अवॉइडेंस तो ना करें, टैक्स इवेजन तो ना करें, लेकिन टैक्स प्लानिंग जरूर करें। और हर एक को इंसान को टैक्स प्लानिंग करनी। जो लोग टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, मुझे लगता है वो अपनी वेल्थ प्रॉपर्ली क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो स्मार्ट टैक्स प्लानिंग में सबसे इफेक्टिव टैक्स सेविंग क्या है? देखिए, ये तो हर एक की जो अपनी इनकम है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से टैक्स प्लानिंग के ऑप्शन उनके पास आते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से भी चीज़ों को लेकर आ रही है। जैसे आजकल न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर तो उन्होंने सारी डिडक्शंस वगैरह को खत्म कर दिया है। बट आप देखते हैं कि होम लोन्स जो हैं वो अपने आप में एक टैक्स प्लानिंग का टूल है बेसिकली, जिससे आपकी टैक्स सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आपकी कहीं ना कहीं पुराने रिजीम में आप जा रहे थे और आपका होम लोन साथ में है, तो आप उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे केसेस में आपको अभी भी पुरानी रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी एज कम्पेयर टू न्यू रिजीम, क्योंकि वहां पर आपको होम लोन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था। वो आपका बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग टूल था। सपोज अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास कुछ फंड पड़ा हुआ है, लगभग 50 लाख रुपए का फालतू का फंड पड़ा है, और आज आप बैंक में जाते हैं और मार्केट में, मतलब बैंक का जो आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो आपको 7.5% या 7.25% के ऊपर बड़ा अच्छा आपको होम लोन का इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। आप 7.25% के ऊपर आप होम लोन लेते हैं, फिर उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते हैं, फिर उसके प्रिंसिपल रीपेमेंट के ऊपर भी एटीसी लेते हैं पुराने रिजीम में, तो आप कितना सेविंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी कम दे रहे हैं। और वही पैसा जो आपके पास फंड पड़ा था, आपने घर में लगाने की बजाय आपने मार्केट में लगा दिया
और 12 से 15% का आपने रिटर्न ले लिया, तो आपने अपने वेल्थ को ज्यादा अच्छे काम पे लगा दिए। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको टैक्स प्लानिंग की अगर आपके दिमाग में है तो आप डेफिनेटली ज्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते एक मिडिल क्लास इंसान को टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट और वेल्थ ग्रोथ कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? हैं। देखियो, अपने टेस्ट और अपने हॉराइजन के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो हो ही जाती है। वेल्थ प्लानिंग आपके गोल के हिसाब से होगी। टैक्स प्लानिंग आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल एडवाइस लेके आपको जो बेस्ट ऑप्शंस आपको नजर आती हैं उसमें आपको काम करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको लगता है कि आप पेपर वर्क ज़्यादा होगा, कंप्लाइंसेस ज़्यादा होंगे, टैक्स प्लानिंग में रिस्क करके ना करूं, तो वो थोड़ा सा आपको एक जज्बा रखना पड़ेगा कि इवन इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू पुट इन, तो टैक्स प्लानिंग आप जरूर करो। तो ये सारे एक मिडिल क्लास लोगों को ना कहीं रिसोर्सेस उसके पास कम हो ये काम करने के, पर ये थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर आप सही तरीके से अपने सारे सिनेरियो को मैनेज कर पाते हैं तो वो हमारी कहावत है कि आपका पैसा भी आपका एक कमाऊ बेटा बन जाता है। तो यू पुट योर मनी टू वर्क इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, राइट? दिस इज द राइट अप्रोच। और एक मिडिल क्लास की ये तो ज्यादा नेसेसिटी है, क्योंकि ऑप्शंस ऑफ वेस्टिंग मनी फॉर अ हाई एचएनआई पर्सन इज मोर। वो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, शार्क टैंक्स में पैसा डाल सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, रिस्क एपेटाइट उनके पास ज्यादा है। लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए रिस्क एपेटाइट कम होती है, उसके लिए प्लानिंग ज्यादा करनी ज्यादा जरूरी। अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन है मोस्टली आज की डेट में सोशल मीडिया पे घर को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सभी के मन में आता है, और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में भी बातें चलती हैं और हर तरीके की डाइवर्जेंट व्यूज भी हैं। मुझे लगता है कि जब हम घर की बात करते हैं तो घर से एक इमोशनल कनेक्ट हमारा बनता है। तो जो ये घर लेने वाला जो एक डिसीजन होता है, ये इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन कम और एक इमोशनल डिसीजन ज्यादा होता है। तो आपको खुद को जानना है, अगर आपकी इमोशंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इसके बिना यू बेसिकली फील हॉलो, यू डोंट फील कंप्लीट, तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर नीड्स और वांट्स पूरी करने के लिए भी आपको एफर्ट मारने चाहिए। पर अगर आप प्रैग्मेटिकली प्रैक्टिकली बात करें तो मुझे लगता है कि जितना आप इन चीज़ों के अंदर अपने आप को बांधते हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो लिमिट हो जाती है। आपके पास पैसा है और आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, घर जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप पैसे को रोटेट करें। वो आपका एक बार ही पैसा लग गया, वो जिंदगी भर वो पैसा वहीं पे लगा रहेगा। आप रियल एस्टेट की ग्रोथ की बात नहीं कर सकते, उसमें से इनकम और रिटर्न्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने घर ले लिया तो आपने रहने के लिए लेना है, आपने कभी उसको बेचना नहीं है। दूसरी बात यह है कि रेंटल्स की हम बात करें तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसकी रेंटल्स लगभग 2% के आसपास रहती है, 2 से 2.5% के आसपास रेंटल लेती है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है तो 2.5% का रेंटल है, अगर कम है प्रॉपर्टी तो 1.5% का रेंटल, तो 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में रहता है। राइट। तो आप ये देखिए कि आपने सपोज 1 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने 1.5 से 2.5% का आपने उसको रिटर्न दिया उस प्रॉपर्टी में रेंट पे रहने के लिए, और आपने अपना 1 करोड़ रुपया 15% पे लगा दिया, तो आप क्या प्रैक्टिकली समझेंगे क्या चीज बेटर है? तो आपके लिए तो बेटर यही है कि आप 15% कमाइए, 1 से 1.5% आप दीजिए और फ्रीडम भी लीजिए। अगर आपका आज मन करता है कि यार मेरे पास पैसा बहुत हो गया, आज मेरे को जालंधर में नहीं रहना, मेरे को आज दुबई में रहना है, मेरे को न्यूयॉर्क में रहना है, मेरे को मुंबई में रहना है, तो आप बंधे नहीं है किसी चीज से। तो नई जनरेशन जो है वो फ्रीडम ज्यादा मांगती है आज के टाइम के ऊपर। तो ये डिसीजन जो है ये इमोशनल कनेक्ट और प्रैक्टिकल माइंड, इस दोनों के बीच का डिसीजन। राइट। अभी आपने बोला रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज की जी बहुत कम है जी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या उसको रेंटल इनकम कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी आती आपकी मर्जी से है पर जाती मार्केट की मर्जी से है। तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट जो है वो लिक्विड नहीं। आप ये सोचें कि आप जब चाहें उसमें से पैसा इन कैश कर लें, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट ये है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको जैसे बोला कि T+3 के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर है, आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपने पैसा अगर म्यूचुअल फंड में छोड़कर अगर आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया तो T+3 में आपका पैसा वापस आ जाएगा। हाँ, कंपैरिजन के पर्पसेस के लिए आप ये देख सकते हैं कि 2 तरीके की रिटर्न्स हमारे को एक प्रॉपर्टी में से आती हैं। एक तो मैंने आपको बोला कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो रिटर्न आती है वो 1.5 से 2% के आसपास, लगभग लगा लीजिए 2% के आसपास आपको रिटर्न आती है। राइट। कमर्शियल में थोड़ी ज्यादा है, वो 4 से 5% के करीब भी रेंटल की आपको रिटर्न्स आ सकती हैं।
जो कैपिटल एप्रिसिएशन या ग्रोथ की बात आप करते हैं तो वो लगभग 5 से 6% की ग्रोथ आती है आपको रियल एस्टेट की वैल्यू के अंदर। तो ओवरऑल रेंटल को और कैपिटल एप्रिसिएशन को दोनों को मिला के रेजिडेंशियल में लगभग 8 से 9% के करीब आपकी ग्रोथ है और कमर्शियल में लगभग आपके 10 से लेके 11% तक की आपकी ग्रोथ आती है। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के आप वैल्यू करते हैं और इसको जब आप कंपेयर करते हैं कि अब मार्केट का कैगर क्या है आपका, तो जिस तरीके से रिटर्न्स आपको आ रही हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो मार्केट का रिटर्न है अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी से हम कंपेयर करते हैं तो 1-2% ज़्यादा ही होगा अगर आप लोएस्ट बेंचमार्क को देखते हैं तो। लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस करके डिसीजन आप ले सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रॉपर्टी को एक मेन टूल मानते हैं। हाँ, मैं ये इस बात से, जैसे हम अपने क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं या जिनसे हम डिस्कशंस भी करते हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार ना प्रॉपर्टी के साथ बड़ा कनेक्टेड है वो, कोई भी पैसा हो। तो देखिए एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, मैं दूसरी तरफ की बात नहीं करूंगा, इस तरह की बात करूंगा, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा सिर्फ आपका वाइट मनी लगेगा। आप समझ सकते हैं कि दूसरा एक रीजन क्या हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसके अलावा क्या है कि थोड़ा सा ये भी कनेक्ट होता है कि ये चीज हमारे को सामने दिखती है। जब हमारे को सामने अपनी चीज एक लैंड पड़ी हुई नजर आती है, वहां पर हम कभी सब्जियां उगाते हैं और घर लेकर आते हैं, कभी पेड़ उगाते हैं, कभी शाम को वहां पे टेबल और कुर्सियां लगा के एक पार्टी कर लेते हैं, और एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और प्राइड और एक शो भी आती है कि यार ये जगह हमारी है जी, ये देखो एडी बिलोंग रही है। तो वो जो एक फील है, मतलब ये तो खास करके पंजाब में ये एक बहुत बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट ये बनता है कि जार जमीन ना, इस जो इस तरीके की जो बात चलती है ना हमारी, तो वो जो कनेक्ट है लोगों का जमीन के साथ, ये बहुत ज्यादा है। खास करके देखिए कि क्या है कि आजकल के टाइम के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये पैसा और डिसीजंस उनके थ्रू आते हैं कि हमारे को इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी। उन्होंने आज की डेट में वो चीजें जानी नहीं है जो आपको डिजिटल मार्केट दे रही है, जो स्टॉक मार्केट, उसमें नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, उन्होंने उन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो ये थॉट्स उनकी तरफ से आती है कि जो पैसा आया है तो हम ये कह रहे हैं ये पैसा हम जमीन में लगा दें। तो इस करके थोड़ा सा ये डिसीजन जो है एक लैक ऑफ नॉलेज के कारण हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 इमोशनल कनेक्ट के कारण भी हो सकती है। नंबर 3 इसकी फिजिकल प्रेजेंस के कारण भी हो सकती है, क्योंकि जो पैसा आपको ऐप पे दिखता है वो आपको फिजिकल नहीं दिखता, जमीन आपको सामने नजर आती है, इसी करके लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और चौथा, क्योंकि जो आपको डिजिटल पैसा लगा वो 1 नंबर का पैसा ही सिर्फ आपका लगेगा, तो इस करके भी इन्वेस्टमेंट में जाता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें रियल एस्टेट ज्यादा रिटर्न दे सकती है या म्यूचुअल फंड? अगर आप कैलकुलेशंस देखें इसकी, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसमें आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे को लगता है कि इसमें आप स्कोर पॉइंट्स कौन करता है वो आपको ज़्यादा नज़र आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि अगर मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की कि आप रिटर्न्स की तरफ से देखें तो मिनिमम बेंचमार्क जो म्यूचुअल फंड का है वो एवरेज या हाईएस्ट बेंचमार्क ऑफ रियल एस्टेट को मैच कर जाता है। लेकिन अगर आप एवरेज म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स को देखें तो वो रियल एस्टेट से काफ़ी ऊपर है। तो अगर मेरे को सिर्फ रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा स्कोर है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छी आपको रिटर्न देता है, वो कंपाउंडिंग ज़्यादा अच्छी करता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ज़्यादा आपको पैसा दे के जाएगा एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आपके पास बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, मार्केट में कोई रोड निकल गई, रोड नहीं निकली, कोई वहाँ पर आसपास कुछ शमशान घाट आ गया, कोई ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, कोई ये आ गया, कई बार प्रॉपर्टी सोई रहती है, फिर कभी बहुत देर बाद जागती है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक एवरेज ग्रोथ आपको कंसिस्टेंटली आपको नजर आती रहती है, एक बात। दूसरी बात, लिक्विडिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रियल एस्टेट के अंदर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर्टी आप खरीदते अपनी मर्जी से हो, लेकिन बेचते मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही हो। आज आप अगर प्लॉट अपना या फिर प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो आपको रुकना पड़ेगा कि आपके प्राइस के हिसाब से आपको बायर कब मिलेगा। वो आपको साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके T+3 में आपके बैंक अकाउंट के अंदर है। अब सपोज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, या कोई भी एक्स अमाउंट, आप 20 लाख या 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी लगा लीजिए, आपको जरूरत ही सिर्फ 2 लाख रुपए की है, तो आप एक अपने घर का एक बाथरूम नहीं बेचने जा सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड का कुछ हिस्सा आप मार्केट में बेच के आप 2 लाख रुपए अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हो। तो आप अपने यूनिट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट, और डेफिनेटली आपके पास आपकी विल के ऊपर बेचना ऑप्शन है इसके अंदर। रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे लोग एक स्पेशली एक रियल एस्टेट का पोर्शन जरूर ऐड कर रखना चाहते हैं, उसमें आपके बारे में क्या करना है? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि इमोशनल कनेक्ट जरूर होता है प्रॉपर्टी का, इस करके जो लोग सोचते हैं कि
हमारे को अपने पास एक जमीन रखनी जरूरी है, ताकि कल को हम नहीं कमा पाते हैं तो पैसा, जमीन से पैसा नहीं आएगा, जमीन आपको बेच के ही पैसा देगा। या कुछ एक ऑप्शंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे आएंगे जिसको हम कहते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। तो बैंक से आपने लोन उठा लिया रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर कि भी जब तक आप जिंदा है मॉर्टगेज बिजनेस आपको पैसा देते रहेंगे, एन्युटी बना के देते रहेंगे। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप अपना लेते हैं। बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एनपीएस है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके भी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। बट आप पर्सनली मुझे पूछें, मेरे हिसाब से बेस्ट रिटायरमेंट की जो प्लानिंग हो सकती है वो हो सकती है SWP। आपके कहने के हिसाब से अगर कोई भी रेंट प्लानिंग कर रहा है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उसमें आप कह रहे हैं कि SWP होनी चाहिए, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत सारे लोग हैं वो सैलरीड क्लास नहीं है, और जो सैलरीड क्लास है वो पेंशनेबल जॉब में नहीं है। तो सारे लोगों के लिए आप ये सोच लीजिए कि मार्केट आपको एक पेंशन देने की योजना भी बना के रखती है, जिसमें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप बनाते हो अपनी रिटायरमेंट की एज तक, और रिटायरमेंट की एज तक अपना आप कॉर्पस बनाते हैं, और उसके बाद उस कॉर्पस को आप छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। उस कॉर्पस से आप सिस्टमैटिकली विड्रॉल करना शुरू करते हैं। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इसमें इतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा कि आपके पास एक फ्रीडम होगी अपने पास रेगुलर इनकम की, और जो आपका बचा हुआ पैसा है वो मार्केट के रेट पे ग्रो भी करता जा रहा है। तो आपको एंड तक वो रिटर्न्स भी देता जाएगा, रिड्यूसिंग रिटर्न्स चाहे वो हो, लेकिन आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल भी देता रहेगा। अगर आप इसकी रिटर्न्स अब अगर आप देखें और इसको कंपेयर करेंगे किसी भी और प्लान से, चाहे वो एनपीएस होगा, चाहे आप रिवर्स मॉर्टगेज के लीजिए, या कोई और आपने उस पैसा एफडी में रखा है कुछ रखा है, सभी से ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए SWP रहेगा। इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि अगर आपके पास कॉर्पस है तो SWP रिटायरमेंट के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जैसे जैसे आप बुजुर्ग हैं और आपके पास रिस्क एपिटाइट नहीं है, आपको मार्केट के थोड़े बहुत जो जर्क्स हैं वो ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, तो आप अपना पैसा PPF में रख सकते हैं, बाकी सिक्योरिटीज़ में रख सकते हैं, NPS में पैसा रख सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। तो मेरे को लगता है कि नंबर वन ऑप्शन शुड ऑलवेज बी SWP। वो आप किसी भी एज में अपना कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं इन्वेस्ट किया, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ही देता हूँ कि आपकी एज समझ लीजिए कि लगभग आप 65 साल के हैं, और आज 65 साल में आपने SIP नहीं किया, लेकिन आपने इतना पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया कि आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए आपके पास FD में पड़ा हुआ है। आप अगर करोड़ 2 करोड़ रुपए जो FD में पड़ा है वो अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा के पहले दिन से अगर आप SWP उसका प्लान कर लेंगे तो आपको ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, रेदर देन कि आप FD में पैसा लगा के उसका आप रिटर्न्स लेना शुरू करेंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो आजकल मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारी फैमिलीज के सेंटिमेंट्स हैं, मैं अगर ये कहूँगा कि जैसे रियल एस्टेट के साथ जुड़े हैं, तो हम जो इतने बुजुर्ग हैं वो अपने बाद अपनी जनरेशन के लिए प्लानिंग भी करके जाते हैं। तो जनरेशन के बाद अगर आपने प्लानिंग करके जानी है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट से वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, कैपिटल गेन से आपकी कैपिटल क्रिएट होगी। राइट। आपने अभी एक वर्ड यूज करा, जनरेशनल वेल्थ। यस। जनरेशनल वेल्थ कोई भी अगर बना रहा है, उसने क्रिएट कर ली है, तो नॉर्मली वो विल से यूज करते हैं जी। विल क्या एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है या एक सभी के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़रूरी आपको अपना मतलब टैक्स प्लानिंग करना है, जितना ज़रूरी आपको अपना फ्यूचर गोल सेट करना है, जितना ज़रूरी आपको अपना करियर सेट करना है, और जितना ज़रूरी आपके लिए अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए अपनी विल बनाना ज़रूरी है। विल ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 65 साल या 70 साल के बाद ही बनानी है। एक विल जो होती है वो रिवोकेबल भी होती है, आप उसको 10 बार चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि मेरी जितनी भी वेल्थ होगी वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और सक्सेशन प्लानिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे आप अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वेल्दी बना के जा सकते हैं, अदरवाइज चीज़ें खराब हो सकती हैं। राइट। तो मैं ये सभी को एडवाइस करूंगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, कि प्लीज़ कई बार अपनी फ्लैम्बॉयंसी के अंदर ना हम लोग अपने इनकम आ रही है, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपना भूल जाते हैं। एवरी पर्सन, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे HNI हो, चाहे वो एक स्टार्टर हो या जो भी हो, उसको एक पर्टिकुलर एज के बाद 30 साल
या 35 साल के बाद ही अपनी सक्सेशन प्लानिंग और अपनी विल, ये सब के बारे में सोचना पड़ना चाहिए जरूर। राइट। अभी जनरेशनल वेल्थ की बात हो रही थी। नॉर्मली जनरेशनल वेल्थ पेरेंट्स से आती है। अब पेरेंट्स की तो और भी बहुत सारी टेंशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे? देखिए, बच्चा जब छोटा है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि जितना आपने जनरेशनल वेल्थ पेरेंट्स ने क्रिएट करनी है, वो बेसिकली अपने बच्चों के लिए क्रिएट करनी है। और आज हम जो इंडियन फैमिलीज हैं, हम बड़ी सोशली और बड़े इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने बच्चों से, सब जगह से ना। तो हम बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं। मतलब ये विदेश नहीं है जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार 18 साल तक मेरी प्लानिंग, उसके बाद उसकी अपनी प्लानिंग। हम तो अपने बच्चे की, उसकी पूरी लाइफ प्लान करके चलते हैं कि यार आज ये बच्चा है, ये 18 साल का होगा, ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, ये शादी करेगा, उसके आगे बच्चे होंगे, तो ये कैसे। तो हम लोग बड़े इमोशनली कनेक्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट आते हैं जिस दिन उनका पहला बच्चा पैदा होता है परिवार में, हम लोगों के पास वो सब आते हैं, या कभी भी किसी डिस्कशन होती है हमारी फैमिलीज में या क्लाइंट्स में, हम उनको कहते हैं कि जिस दिन पहला हुआ तो उसको सगन डालने के बजाय उसके नाम की सिप कर दे। और ये ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी को सही मायने में गिफ्ट देना चाहते हो, किसी के घर में एक नए जीवन के आने की वेलकम करना चाहते हो, तो उसका पहले दिन से फ्यूचर सिक्योर करके उसको सगन डालने के बजाय उसको एक सिप डाल दो उसका। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सारी जिंदगी कितना शुक्रगुजार रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक मेरे पास मेरे अजीज कोई आए, तो वो अपने बच्चे को आगे उसकी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते थे। तो उनके पास एक 20 लाख रुपए की एफडी पड़ी थी। तो वो कहते जी कि देखो, मैं तो अभी, वो खुद भी यंग थे, ज़्यादा एज नहीं थी, तो वो कहते जी मैं ये सोचता हूँ कि चलो मेरे और मेरे वाइफ के अंदर लगभग 30 से 40 साल, या मेरा बेटा भी है, वो हम इस बच्चे के लिए समय ही अपना भी कमा ही रहा है, तो अब 30 साल का है तो 70 साल तक ये 20 लाख रुपया हम उसको एक तरीके की वेल्थ क्रिएट करके देना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करें। तो मैंने उनको कैलकुलेशन करके दी। मैंने इनको बोला, मैं कहा आप ये देखो कि आप अगर आज उनको ये अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हो जो उसको उसके 40 साल के बाद मिले, जब वो 70 साल का हो, और वो आपको वैल्यू करे कि आप उसके लिए क्या कर गए हो, तो आप 15% की ग्रोथ के ऊपर अगर आप ये म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके जाते हो, तो जब वो 40 साल पूरे कर चुका होगा तो उसके उसके पास वो 20 लाख रुपया 53 करोड़ रुपया बन चुका होगा, 53 करोड़ रुपीस। और जब वो बेसिकली वो चीज फंड देखेगा, तो उसके पास जो एक अंदर से चीजें निकल कर आएंगी कि क्या मेरे माँ बाप मेरे लिए करके या कुछ भी करके, क्योंकि उनका होराइजन इस तरीके का था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक को इस तरीके से करना चाहिए, राइट। पर उनका एक होराइजन था। तो कई बार हम जनरेशनल वेल्थ की जब बात करते हैं, तो वो जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं उतनी बेटर। उतनी ही बेटर है हमारे लिए। तो सर, एज एन इंडियंस फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे मेजर फाइनेंशियल मिस्टेक क्या करता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम लोग क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस करके हम फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को साइड पे रख देते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा इसमें प्रॉम्प्ट है, क्योंकि दे आर लेस इमोशनल, मोर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल। पर मैं ये कहता नहीं हूँ कि भाई आप इमोशनल नहीं होना चाहिए। हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम चीज़ों को इमोशनली इवेलुएट करके हम उसको लेस रिस्क में डाल के, हम लैक ऑफ नॉलेज के साथ हम डिसीजंस अपने ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत जल्दी कैचअप कर रही है। हमारी नई जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एक मतलब जिज्ञासा है उनके अंदर नई चीज़ों को जानने की और सीखने की भी। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आगे बहुत इम्प्रूव हो रही हैं जो हमारे आगे वाली जनरेशन है। और ये इंडियंस जो है, अगर हम प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली मार्केट को समझ के अगर अपनी प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो मुझे लगता है कि वी विल बी नथिंग लेस देन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सर, पंजाब के बिजनेस ओनर्स को वेल्थ ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, मेरे को तो सबसे बड़ा लगता है शायद ये पंजाब की तो चलो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ही है, और बाकी सब जगह पर भी है। हम लोग ना टैक्स देने से बहुत डरते हैं, और क्योंकि हम टैक्स देने से बहुत डरते हैं, तो इसी करके हम ये चाहते हैं कि भाई हम टैक्स भी ना दें और हमारा पैसा भी बढ़े। तो मैं सबको ये एडवाइस ये करूंगा कि आप इसका बड़ा पिक्चर देखिए। आप थोड़ा टैक्स दे के बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा पैसा टैक्स का बचा के थोड़ा पैसा ही आपका बनेगा। तो एक तो ये एडवाइस ये है कि जब हम पैसा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जी मेरे को कैश है, कैश मैं इधर उधर डाल के रखूं, वो पैसा इधर संभाल लो। हम पैसे को संभालने की बात करते हैं, पैसे को ग्रो करवाने की बात नहीं करते हैं।
तो जिस तरीके से हमारे पंजाब में प्रॉपर्टी की प्राइसेस पीछे बढ़ी हैं, जैसे हमारा रिच स्टेट रहा है, कल्चर रहा है, रियल स्टेट के पैसे भी लोगों के पास बहुत रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा माइंडसेट हम पंजाब में और पंजाबियत में चेंज कर सकें कि इवन इफ अगर आपको थोड़ा टैक्स पे करना पड़ता है तो टैक्स पे करिए और उसको पैसे को काम पे लगाइए, पैसे को संभालिए नहीं, पैसे को ग्रो कराइए, पैसे को Right. बढ़ाइए। राइट सर, इंडियन और एक एनआरआई दोनों के पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए या अलग? देखिए पोर्टफोलियो तो लगभग अपने होराइजन के हिसाब से ही होती है, लेकिन कंप्लायंसेस और टैक्स लॉस जो आपके कंट्री के हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक एनआरआई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका इंडिया में एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट ज़रूर होने चाहिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एनआरओ अकाउंट के थ्रू वो अपने पास मार्केट के अंदर करे, और ये फ्रीली अलाउड है एक एनआरआई को इन्वेस्टमेंट करने। मैं फॉरेन नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, एनआरआई की बात कर रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात कर रहा हूँ। उसको पूरी तरह ये अलाउड है कि वो अपने एनआरओ अकाउंट के थ्रू मार्केट में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करे। यहाँ पर इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो इंडिया के टैक्सेस को पे करे। जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं एनआरओ अकाउंट्स के डेबिट करने की, उसको कंप्लाई इसको करना पड़ेगा। इसमें बड़ी एक टिपिकल सी सिचुएशन होती है, पीछे हम ये टैक्स प्लानिंग की बातें भी कर रहे थे। जब एनआरआई होता है और वो इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है तो जो लॉस उसको हम देखते हैं जब, तो यूएई के जो हमारे एनआरआई हैं उनके लिए बड़ी एक फेवरेबल सिचुएशन है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की। वो ये इन्वेस्टमेंट के आपको मैं एक बड़ा अच्छा टिप दे रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है यूएई गवर्नमेंट के साथ, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो यूएई के जो रेजिडेंट है उसका टैक्स कैपिटल गेन्स के ऊपर इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ही लगेगा, वो इंडिया में नहीं लगेगा। और यूएई के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स माफ है। तो आप देखिए कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी है जब आपको गेन देगी वो आपका टीडीएस काटेगी, क्योंकि आप एनआरआई हैं और एनआरओ अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपनी रिटर्न भर के अपनी टैक्स की एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे डीटीएए के अंदर, और आपको सारा का सारा टैक्स का रिफंड आ जाएगा। तो बिना ₹1 कैपिटल गेन आप पे किए हुए जो यूएई के एनआरआई हैं वो इंडियन कैपिटल मार्केट से गेन भी ले सकते। तो कहीं इसी ने कारण दुबई बहुत फेमस होनी नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है वहां पर, और एक्सपेंसिव कंट्री भी है, और इसीलिए एचएनआई लोग वहां पर जा रहे हैं। काफी इन्वेस्टमेंट दुबई से अब इंडिया के अंदर भी आ रही है। राइट। और डेफिनेटली हमारी बड़ी क्लोज कंट्री है ये। अब एक इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन सब चीजों से कैसे बचा जाए? देखिए मैंने आपको ये बहुत बड़ी बात बताई, ये बहुत सारे ना बहुत अच्छा सवाल है ये। इन्फ्लेशन हमारे पैसे को मारता है और अनसर्टेनिटी हमारे इमोशंस को मार देती है, हमारे जज्बे को मार देती है। तो बोथ आर किलिंग। अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है तो अपने पैसे को इन्फ्लेशन की रेट की ग्रोथ से ऊपर रखिए। अगर आपने एफडी के अंदर पैसा रख दिया तो आप ये समझ लीजिए आपने अपने पैसे को वेंटिलेटर पे रखा है। वो जिंदा तो है, दिखता तो है, पर आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप उसको पैसा लोगे तो वो अपने पैसे की वैल्यू आपको वही देगा जो इतने साल पहले वैल्यू थी। तो एफडी में पैसा रखना मुझे लगता है कि ऐसे है जैसे किसी को वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे रखना, कि वो सिर्फ सांसें लेता रहे, जिंदा लेता रहे, उसकी धड़कन रहे और ग्राफ उसका चलता रहे। अगर आप अपनी रिटर्न्स मार्केट का इन्फ्लेशन जो है उससे ऊपर ले पा रहे हैं, जैसे आपका एवरेज रिटर्न जो मिनिमम बेंचमार्क है म्यूचुअल फंड का वो 12 है, तो आप 6% ज्यादा ले रहे हैं। और अगर आप अच्छी सिलेक्शन करके इसको आप 18% या 20% तक भी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ को लेके जा सकते हैं तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट लेके जा सकते हैं। जहां तक रही आपकी मार्केट सेंटिमेंट्स की बात, तो मैंने आपको बोला कि जो आपका पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन है वो मार्केट के अनसर्टेनिटी से आपको बहुत ज्यादा बचाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि 10 से 20% अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड रखना बहुत जरूरी है। तो गोल्ड आपका एक कुशन है। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि कई इन्वेस्टर आजकल की जो करंट रैली चल रही है, 40% का ग्रोथ पिछले 1 साल में दे दिया, तो उसको देखते हुए कई बार वो अपना पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट 30-40% गोल्ड में कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। हर एक एसेट की एक प्रॉपर्टी है। गोल्ड की प्रॉपर्टी आपको कुशन देने की है, वो रिटर्न और ग्रोथ आपको देने की नहीं है। वो टेम्पररी दे सकती है पर एवरेज आपको आउट कर देगी लॉन्ग टर्म में। राइट। तो अनसर्टेनिटी के लिए डाइवर्सिफिकेशन और इन्फ्लेशन के लिए अपनी बेटर इन्वेस्टमेंट। वेल्थ क्रिएशन कल्चर इंडियन और अदर कंट्रीज में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन इंडियंस ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग की आदत जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न कल्चर में है कि एवरी फ्राइडे पार्टी, एवरी सैटरडे आराम से सोए हुए नशे के अंदर ही, मंडे इज ऑलवेज ट्रबलसम फॉर वेस्टर्न कल्चर, राइट? इंडियंस आर मोर सेविंग कंट्री। हम अपनी डोमेस्टिक सेविंग से ही अपनी जीडीपी को ग्रो कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अगर हम अपनी सेविंग्स को काम पे लगा दें
और सही इन्वेस्टमेंट पे लगा दें, तो आप ये सोचिए कि आपके परिवार में एक और आपका बेटा पैदा हो जाएगा जो आपके लिए कमाई करेगा और आपके वेल्थ क्रिएट करेगा। तो उस सेविंग की जो कल्चर हमारे पास इंडिया में है, जो बेटर है वेस्टर्न कल्चर से, अगर हम अपनी ये सोच डेवलप कर रहे हैं कि उसको लॉकर से निकाल कर उसको पैसा कमाने वाला एक कमाऊ पुत्र बना दे, तो वेल्थ क्रिएशन आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। राइट। इतना ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास एक 25 साल का यंगस्टर आता है और वो बोलता है आपको मुझे 40 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है जी, तो आपका रोड मैप क्या रहेगा? देखिए मेरा रोड मैप उसके लिए भी वही रहेगा, क्योंकि 25 साल का है तो मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि मैं उसको रोड मैप ये दूंगा कि वो अपनी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए अपना सेविंग्स का पोर्टफोलियो बनाए। सबसे पहले अपनी गोल सेटिंग करे, अपने आइडेंटिफाई करे कि उसके बीच बीच के माइलस्टोन्स कैसे हैं जहाँ पे उसको पैसा जरूरत पड़ेगा, और अपना म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाए। और पैसा लगाने के लिए उसकी डाइवर्सिफिकेशन, वही बोल्डर रूल, 100 माइनस हिज एज, 25 साल का है तो 75% उसका जो 75% है वो हम इक्विटीज में लगाएं, ताकि उसको, उसकी रिस्क एपिटाइट भी ज़्यादा है, वो मेहनत ज़्यादा कर सकता है तो वो ज़्यादा रिटर्न्स भी ले सकता है। बाकी का उसका गोल्ड में लगा के उसको हम एक पोर्टफोलियो बनाएं ऐसा जो 40 साल के अंदर एक अच्छा कॉर्पस उसको दे सके। 40 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना कोई इनप्रैक्टिकल बात नहीं है। आप 15 साल के लिए अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं अपने को रिटायरमेंट के लिए, तो आप ये देखिए कि 25 साल की उम्र में अगर आप अपनी, जिस तरीके से मैंने आप उनको बोला था कि 10,000 की अगर आप सिप लगाते हैं, वो 25 साल के लिए लगाते हैं, तो आपका वो 2 करोड़ रुपए बन जाता है। तो आप अगर उसको कम पीरियड के लिए लगाते हैं तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। Right. पर आपका पास 1 करोड़ रुपए का अगर वेल्थ है और SWP आप ले लेते हैं बाद में, तो आपका पैसा भी आना शुरू हो जाता है। राइट। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ हम सारे व्यूअर्स को बहुत सारे वैल्यूएबल आइडियाज दिए, वेल्थ क्रिएशंस के फॉर्मूलाज दिए, इसके लिए आपका वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट चैनल, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट आज की जो हमारी डिस्कशंस हैं इससे बहुत अवेयरनेस क्रिएट होगी, और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटी एंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा सबका ये फर्ज है कि हम जितनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं वो हम नॉलेज शेयर करें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सीए पुनीत ओबराय जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स को शेयर करा है, जिसमें हमने वेल्थ क्रिएशन के बारे में जाना है, टैक्स प्लानिंग के बारे में जाना है, आप कैसे अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। अगर आप अभी तक बने हैं हमारे इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके हमारे अगले एपिसोड में अगले माइंड को देखना कभी भी मत भूलिएगा। मैं था वरुण, नमस्कार, जय हिंद।